संगीत का संपादन करना भी एक विशिष्ट कला होता है। आपके जीवन में हर पल आवाज का प्रभाव होता है। चीज और ढंग से आप तक पहुंच सके। संगीत संसार में तब से है जब से संसार है। जीना उसका जीना है। कुछ भी सोच सकते हैं और जो सोचेंगे वो हो भी सकते कि रोना और गाना सबको आता है। हैं। आप गा लेते तो और मजा आता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सिर्फ अच्छा गाना सुनना है। हर बुराई से बचते रहे हम। मुझे वो नागिन वाला धुन बजवाएंगे या नमस्कार। बालधन महोत्सव में आपका स्वागत है। और दूसरा दिन है। पहला दिन जब शुरू हुआ फिर शुभारंभ बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने इसका शुभारंभ किया है। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का दूसरा सत्र है। कई फिल्में दिखाई जा चुकी हैं। कई बच्चे आप में से देख चुके होंगे। आप लोग इससे पहले शिरकत किए कि पहली बार आए? बहुत मुझे लगता है कि आप लोग सीधे मूल कार्यक्रम पे आए हैं और इसमें बहुत रस होता है। ये संगीत का कार्यक्रम है और संगीत में भी एक अलग विषय हम लोगों ने चुना है कि भारतीय सिनेमा में संगीत का महत्व। सिनेमा में संगीत का होना, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ है। सिनेमा उद्योग अलग है और संगीत उद्योग अलग है। अगर उद्योग के दृष्टिकोण से देखें तो सिनेमा में जब संगीत आता है तो वो कमर्शियलाइज हो जाता है, व्यावसायिकता उसकी बढ़ जाती है, कमर्शियल नॉलेज उसका किसी सिनेमा से कम नहीं होता है। उसी मुद्दे पे हम लोग आज बातचीत करने यहाँ बैठे हैं। हमारे बीच 3 शख्सियत हैं। मैं उनसे शुरू करता हूँ। रितेश एस कुमार नाम है उनका और वो मुंबई में रहते हैं पिछले 2 दशक से। 2 दशक, 1 दशक में कितने साल होते हैं? 10। 2 दशक से रहते हैं रितेश जी। रितेश जी यहीं के रहने वाले हैं। पतनेर उनका घर है और 20 साल से मुंबई में रहते हैं। लगभग 250-300 फिल्मों के एडिटर रह चुके हैं और 4-5 फीचर फिल्में बनाया है उन्होंने बतौर निर्देशक। वो भी हमारे बीच में, उनका आप स्वागत करें। और जो दूसरे जो सबसे केंद्र बिंदु में है, लाल रंग के कुर्ते में सत्यम आनंद जी का नाम है। इनके नाम में ही आनंद जी है। आनंद तो है ही, उसमें भी जी। ऑफिशियल नाम सत्यम आनंद जी। ये संगीत के बहुत जानकार हैं। पार्श्व गायन में इनके सिद्धहस्त है और लगभग ये भी 2 दशक से मुंबई में रह रहे हैं और भागलपुर के रहने वाले हैं। आप हमारे बीच खास तौर से आए हैं और आपको खुशी होगी जानकर कि ये इन्होंने भारत के अलावा भारत के बाहर भी कई जगह मंच पर अपना परफॉर्मेंस किया है और कई फिल्मों के लिए गाया है। आज आपको न केवल बातचीत होगी बल्कि वो गा के भी बताएंगे कि फिल्मों के जो संगीत होते हैं उसमें कितनी विविधताएँ होती हैं, उसकी बारीकियाँ क्या क्या होती हैं, वो आपको सत्यम जी बताएंगे। और जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं मेरे मित्र हैं मृणाल रंजन जी। मृणाल रंजन जी 2 दायित्वों को संभालते हैं। एक तो इनका व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत ये है कि ये शास्त्रीय गायक है। ये इनके व्यक्तिगत रुचि के कारण है कि ये बहुत ही गुणी कलाकार है। दूसरा जो बहुत पूर्ण पद पर ये हैं, इस जिले का कला संस्कृति का उद्धार इनके हाथ में है। ये जिले के कला संस्कृति पदाधिकारी भी लखीसराय के हैं, गया के रहने वाले। बनारस घराने से बनारस घराने का ताल्लुकात है संगीत को लेकर के। तो हम 2 तरह के विधा संगीत में जो है, एक सुगम संगीत, दूसरा शास्त्रीय संगीत, जो अहम धार है संगीत का, वो दोनों हमारे बीच उपलब्ध हैं। और जो इन फिल्मों में जब आ जाता है ये दोनों विधा, तो वो उसका फिल्मांकन भी होता है।
जब फिल्मांकन होता है तो उसका संपादन होता है, और फिल्म के संपादन के साथ साथ संगीत का संपादन करना भी एक विशिष्ट कला होता है। उसका भी हम उस पर बातचीत करेंगे, उसके लिए रितेश जी बताएंगे। और मेरा नाम है रविराज पटेल और मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा घर पचाम है, चानन में गाँव पड़ता है, और मैं पिछले 15-16 साल से मुंबई रहता हूँ। पूरी पढ़ाई लिखाई यही हुई है। कॉलेज भी कैसेस कॉलेज से ही किया था इंटर तक, उसके बाद पटना गया, उसके बाद मुंबई गया। तो कुल मिला के ये है कि संभावनाएं बहुत हैं कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं यहाँ से कुछ भी सोच सकते हैं, और जो सोचेंगे वो हो भी सकता है। ये सभी उसी तरह से कभी सोचा है और आज हमारे बीच कुछ बन के बैठे हुए हैं। तो सवाल हम शुरू करते हैं कि सत्यम जी से शुरू करते हैं कि जब आप किसी संगीत, क्योंकि सत्यम जी से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि सत्यम जी गायक के साथ साथ संगीतकार भी, और संगीतकार का काम ये होता है कि जब कोई चीज़ आप लिखते हैं, कोई गीतकार कोई शब्द की रचना करता है, तो तब तक जब तक उसमें तर्ज ना हो वो कविता की तरह होता है। आप किस भाव से पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि जब तर्ज बन जाता है तो वो उसमें एक अलग तरह का मनोरंजन, अलग तरह के विधा उसमें जुड़ जाता है, अलग तरह का रस उसमें जुड़ जाता है, अलग तरह के संगतें उसमें जुड़ती हैं, अलग अलग वाद्य यंत्रों का। तो मैं जानना चाहता हूँ जब किसी संगीत की रचना फिल्मों के लिए की जाती है तब किस तरह का व्याकरण का इस्तेमाल होता है, जब आप मंच के लिए कोई परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तब क्या होता है, तो उसके अलग अलग जो तत्व है उसके बारे में आप बताएं, संभव हो तो गा के बताएं। सत्यम जी ने जो आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बताना चाहता हूँ ध्वनि के बारे में, साउंड, क्योंकि ये तो आवाज़ ही है, ध्वनि है, जिसका हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव है। आप कोई भी फिल्में देखते हैं या जीवन में, जो सामान्य जीवन में जैसे जी रहे हैं, रह रहे हैं, आपके जीवन में हर पल आवाज़ का प्रभाव होता है। जैसे कोई प्यार से आपसे कुछ कह रहा है, उसका प्रभाव अलग होता है। कोई डांट दिया, उसका प्रभाव अलग होता है। कोई आवाज़, कहीं बम फटने की आवाज़ हुई, उससे आपके अंदर एक घबराहट होती है। तो ऐसे जीवन में आसपास जितनी आवाज़ है उसमें भी एक अपना संगीत है। अब आते हैं कि फिल्मों में जो संगीत की बात करें, तो संगीत तो ऐसे समझिए फिल्म बनना बहुत बाद में शुरू हुआ और संगीत बहुत पहले से है। तो संगीत का मुख्य काम क्या है? जो हम लोग सिनेमा में दृश्य देखते हैं, वो दृश्य और जो हम लोग देखते हैं, तो जो चीज़ें हम दृश्य दिखलाकर पूरा नहीं कर सकते, जिस भाव को हम नहीं कनेक्ट कर सकते, जोड़ नहीं सकते, उस चीज़ को संगीत जोड़ने का काम करता है। अभी ये देखिए, थोड़ी देर पहले फिल्म चल रही थी लगा, एक एक मोमेंट पर कैसे साउंड क्रिएट किया गया। अगर कोई रिएक्शन वहाँ दिखाया जाता है, अगर वहाँ पे आवाज़ नहीं डाली जाए तो वो बिल्कुल डेड मुर्दे की तरह रहेगा, वो भाव नहीं पैदा होगा। तो संगीत जो है वो हमारे गायन और रागों की जहाँ तक बात होती है, जहाँ तक प्रॉपर संगीत की बात करते हैं, और आवाज़, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अभी रवि जी ने कहा कि कुछ गीत गा कर बताऊँ, तो पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबों के बीच, यानी अधिकतम जो है बच्चे हैं उनके बीच बैठा हूँ। तो एक मोटिवेशनल गाना है वो सुनाता हूँ, और आप लोग इसको सुनिए और आपके मन में क्या भाव प्रकट होता है एक शब्द में बताइएगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। देखिए ये गीत है। मैं चाहूँगा कि इसका जो भाव है
हमारे बीच इतने अच्छे गायक, शास्त्रीय गायक और बहुत ही अच्छे जानकारी रखते हैं मृणाल रंजन जी, तो थोड़ा सा आप डिफाइन करें। सागर सागर इतनी शांति क्यों है? आप लोगों से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आज आप लोग जहां बैठे हैं वहां आप सवाल हमसे कर सकते हैं, ठीक है? तो किसी के मन में अगर कोई सवाल उपजता है म्यूजिक से लेकर के, फिल्म से लेकर के, तो सोच कर रखो, अभी पूछना, ठीक है? समझ में आया? पूछोगे ना? क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ कुमार गुप्ता यहाँ बैठे हैं, ये एक सवाल करेंगे। नेक्स्ट वीक कोई ना कोई सवाल कर सकता है। अभी आप लोगों ने गाना सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो इन्होंने जो गाना सुनाया उसके शब्द थे, मधुबन खुशबू देता है, सागर जीवन देता है। सागर सावन देता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? शब्द क्लियर हो गए? ठीक है? तो बस अगर ऐसे ही सिर्फ कह दें कि मधुबन खुशबू देता है तो ठीक है, मीनिंग क्लियर होता है। लेकिन जब गा के कह रहे हैं मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, दोनों में कोई फर्क समझ में आता है? ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन लगता है? ज्यादा जिसमें भाव निकल के आ रहे हैं वो कौन सा है? पहला वाला जिसमें सिर्फ बात कर रहे हैं वो, या जिसमें गा के बता रहे हैं वो? गा के बता रहे हैं वो, वही ना? देखो, हम लोग जब कभी बहुत खुश होते हैं, जब नहीं बोल पाते हैं तो क्या करते हैं? गुनगुनाने लगते हैं, है ना? गाने लगते हैं। तो जब मधुबन खुशबू देता है, बोल करके सिर्फ समझा नहीं पा रहे, इनको अगर बताना है कि ये जो गार्डन है यहाँ पे बहुत खुशबूदार है, अच्छा है, लेकिन जब इनको ये कह देते हैं कि मधुबन खुशबू देता है, तो वो बात इन तक पहुंच जाती है, सीधा तुम तक भी पहुंच जाती है ना? तो यही बात इन्होंने अभी गाने के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की। अभी बहुत सारी बातें हम लोग अगले सवाल की तरफ भी चलते हैं, पर आपसे सवाल जरूर आने चाहिए, 2-4, ठीक है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि संगीत का जो व्याकरण है, इसकी जो बारीकियां हैं, कोई बच्चा अभी सोचता है कि मुझे सिंगर बनना है और उसको नहीं पता कुछ भी कि सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, मात्रा क्या होती है, स्वर क्या होता है, लहरियाँ क्या होती हैं, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो सोच लिया क्योंकि वो आकर्षित हुआ। जैसे अभी आपने गाया, संजय ने गाया, बहुत लोगों को आकर्षण हुआ होगा, विकास मैं भी गाया, ऐसा गा पाता। हो सकता है कोई बच्चा इसको आज से सोचना चालू कर दे कि मैं कैसे गाऊंगा, तो उसके बारे में बताएं कि अगर वो ऐसा सोचता है तो उसको सबसे पहले किस तरह की तैयारियां और किस तरह की संवेदनशीलता उसको रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल अनजान है, उसको कुछ नहीं पता, बस एक भावना आई है कि उसे गाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, और गा लेते तो और मजा आता है। संगीत संसार में तब से है जब से संसार है। संगीत का व्याकरण बाद में आया है ना? संगीत का जो सिलेबस है कि आपको पहले ये सीखना है, पहले ये सीखना है, फिर बाद में ये सीखना है, ये सब बाद में बनाया गया, ये हमने बनाया, इंसान ने बनाया, ठीक है? जैसे दिन और रात तो पहले भी हो रहे थे, आज से 1 करोड़ साल पहले भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, है ना? पहले भी सूरज निकलता था, रात होती थी, लेकिन अब हम लोग घड़ी देख पाते हैं, है ना? कि अभी 12 बजे है, सुबह 6 बजे सूरज निकलता है, रात को 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे सूरज ढल जाता है। ये गिनती, ये कैलकुलेशन किसने बनाया? इंसान ने अपने सहूलियत के लिए, समझने के लिए बनाया, ठीक है? वैसे ही संगीत हमेशा से था संसार में, नया नहीं है। और एक कहावत है, बहुत प्रचलित कहावत है, क्या कि रोना और गाना सबको आता है। सुना है कहावत? सुनिए, ये घर में बोला गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गाना सीखा, ठीक है, प्रॉपर्ली जाकर के बहुत मेहनत की, गाना सीखा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ा कई सालों तक, तब अभी थोड़ा बहुत जो गा रहे हैं गा रहे हैं। पर आप भी तो घर में गाते होंगे, सब लोग गाते हैं ना घर में गाना? कहीं सीखते हैं क्या? नहीं सीखते हैं।
फिर भी अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं नहीं सीखते हैं पर बहुत अच्छा गाते हैं। एक बार एक रिक्शा वाला, हम रिक्शे से कहीं जा रहे थे, और रिक्शा वाला इतना सुंदर गा रहा था कि लग रहा था कि कहीं सीख करके आया। तो ये जो बात है ना कि रोना और गाना सबको आता है, वो इसलिए कहा गया क्योंकि संगीत हमारे हर तरफ है, चारों तरफ है, और हम जो सुनते और देखते हैं वो अनकॉन्शियसली हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी सोच उसको पिक करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा गाना गाएं, सीखना नहीं चाहते हैं, शायद आप उसको प्रोफेशनली उसको आप नहीं करना चाहते हैं, पर गाना चाहते हैं, तो क्या करना है? सिर्फ अच्छा गाना सुनना है। क्या करना है? अच्छा गाना सुनना है। आप जैसा गाना सुनेंगे वैसी भावना आपके अंदर आती जाएगी, आपका शरीर और आपका गला वैसे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। हम सब लोग असल में किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो नकल से ही करते हैं। सीखने की शुरुआत हमेशा नकल से होती है। आप टीचर्स यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, आपने बच्चों को सिखाया होगा क ख ग घ लिखना, कैसे सिखाया? स्लेट पे पहले क लिख दिया, कहा कि चलो इसको दोहराओ। ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते थे। आपको पता तो था नहीं, छोटे थे तो कि क है कि ख है कि य है, नहीं पता था ना। बस ऐसे लाइन खींच दी गई, एक और लाइन, एक इधर बोला, आधा बोला इधर, ये बन गया क, आपको सिखा दिया गया। आपने जब नहीं सीखा तब भी आप क ख ग घ तो बोल लेते थे, छोटे थे तभी सिखाया गया कि बोलो मम्मा, बोलो पापा, बोलो पानी, बोलो साबुन, सीख गए ना। लिखना कब सीखा? 3 साल 4 साल के बाद। अच्छा, स आकार ब उकार सा। तो वो सीखने की जो प्रक्रिया है जो गाने में आती है, हम लोग सारे गामा पदा निसा सीखते हैं, जो सर ने बताया लय और ताल सीखते हैं, वो बात की चीज है। पर हम लोग जब रोज चलते हैं तो लय में ही चलते हैं ना, 1 2 3 4। अभी जब बाहर जाना तो चल के देखना कि क्या हो रहा है, एक लय में चलते हो। अगर चलते चलते अचानक से पैर ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे ना। तो लय अपने अंदर ही है, स्वर भी अपने अंदर है। कोई अगर जोर से चिल्ला देता है, क्या करते हैं? कान बंद करो। क्यों? कौन चिल्ला रहा है? क्योंकि वो कान को अच्छा नहीं लगता है। तो स्वर की पहचान तो है ही। छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा जो शायद अभी बोलना भी नहीं सीखा है ढंग से, उससे बोल देते हैं अच्छे बच्चे हो तुम, अच्छे बच्चे हो, तो क्या करता है? नहीं, रोने लगता है। और बोलते हैं कितना गंदा बच्चा है, कितना बुरा बच्चा है। बच्चा खुश हो जाता है, हाँ बुरे बच्चे हैं। क्यों? क्या उसको ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना। अंतर कहाँ है? वो जो आवाज का जो उतार चढ़ाव है, जो स्वरों का अंतर है, वो उसको समझ सकता है। यानी भगवान जो है ऊपर, जो सबको देखते हैं, सबको बनाते हैं, वो हम लोगों को संगीत अंदर में बिठा के भेजते हैं। तो इन्होंने जो कहा, इसका जवाब हम पहली लाइन में दे चुके थे, फिर से दोहरा देते हैं। गाना गाना है, अच्छा गाना गाना है, अच्छा गाना सुनो, धीरे धीरे अंदर जाएगा, और जब वो तुम्हारे अंदर जाएगा तो वो अंदर अंदर भूलेगा, फिर करते करते वही गाना बाहर आएगा। तब अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम गाना सीख भी सकते हो, और सीखने के बाद तो बाजार रास्ते है ना। अब मैं रितेश जी की तरफ चलता हूँ, क्योंकि वो फिल्मों के संपादन से जुड़े हुए हैं और फिल्मों के निर्देशक भी हैं वो। और जब फिल्म बनती है तो उसके साथ साथ संगीत उसी दिन से सोचना चालू हो जाता है कि कहाँ किस तरह का संगीत होगा, किस तरह का बैकग्राउंड होगा। और इसका ख्याल 2 व्यक्ति बहुत खास तौर से रखते हैं, एक संपादक, दूसरा निर्देशक, ये दोनों हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ, और क्योंकि सिनेमा में जब संगीत आता है ना तो वो एक पॉपुलैरिटी लेके आती है बहुत आसानी से, बहुत, क्योंकि शास्त्रीय संगीत आप लोग सभी इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि उसको सुनने के लिए एक समझ चाहिए। और सिनेमा का जो संगीत है वो सहज होता है, वो सीधी सीधी बात करता है, आसान भाषाओं में बात करता है। तो सिनेमा का संगीत इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चित होता है और आप तक वो पहुंच जाता है क्योंकि वो सिनेमा के साथ ट्रैवल करता है। तो मैं तेज से पूछना चाहता हूँ कि जब सिनेमा आप सोचते हैं, बतौर निर्देशक, बतौर लेखक या बतौर संपादक, जब आपके पास फुटेज आता है तो किस तरह से माइंडसेट अपने आप को तैयार करते हैं कि संगीत को मुझे, क्योंकि वो कहानी उसमें भी होती है, लेकिन कहानी का संपादन अलग है और संगीत का संपादन अलग है। अगर गाने हैं तो अब उसकी बारीकियाँ थोड़ा बच्चे के हिसाब से। सबसे पहले धन्यवाद कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है यहाँ पे। मैं बेसिकली एक एडिटर हूँ,
तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी मैं आपको डांट दूँ, कैसे उड़े लड़का ऐसे क्यों करा, शांति से बैठो। अब इसका अगर भावनाओं को ज्यादा ढंग से एक्सप्रेस करना हो तो हाँ, यहाँ पे यही सब फिल्म में क्या होता है, अब इसी चीज के आगे एक म्यूजिक आएगा, डन डन म्यूजिक आएगा और चीजें इम्फेसाइज किया जाएगा, चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने इसको डांटा, उन लोगों ने देखा, सर का रिएक्शन, मेरा रिएक्शन, ये रिएक्शन, और पीछे से एक म्यूजिक उसके अंदर दिया जाएगा ताकि चीज और ढंग से आप तक पहुंच सके। अभी एक अच्छा यहाँ गाना गाया जाएगा, कोई अपने घर चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, क्योंकि जैसा गाना का भाव होगा उस तरीके से सब अपनी अपनी अलग दुनिया में चले जाएंगे। अभी यहाँ रोने वाला होगा, सबको अपना कुछ याद आने लगेगा, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संगीत है इसमें भावनात्मक आपको धक्का देने का, पुश करने का बहुत बड़ी ताकत है। हर चीज को ये बढ़ा करके आपके सामने ला सकता है, किसी भी चीज को, चाहे वो हर किसी प्रकार की भावनाएं हो। तो बेसिकली जब हम लोग एडिट करते हैं तो इस बात का बहुत खासतौर से ख्याल रखते हैं कि कैसा मूड चल रहा है, क्या कहानी का मूड है, उसके हिसाब से कैसे म्यूजिक हो और कैसे म्यूजिक को कितने देर तक स्टेबल किया जाए। अभी मैं बोलूं कि यहाँ पे एक सैड म्यूजिक लगा दूं और वो 1 घंटा चलता रहे तो बोर हो जाएगा आदमी। हम वो भी जज करते हैं कि हमें 10 सेकंड रखना है, 20 सेकंड रखना है, 25 सेकंड रखना है, वो हम लोग अपने हिसाब से फिल्म के मूड और सीन के हिसाब से डिजाइन करते हैं। अच्छा, आप लोगों को जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो समझ में आ रही है ना? कहीं कुछ डाउट हो तो हमको आप टोक सकते हैं, डांट भी सकते हैं। आज मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत छोटा सत्र होता है ये, और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जानकारी आपको आसान भाषा में पहुँचा दी जाए, ताकि आपको बेसिक पता हो कि सिनेमा संगीत क्या होता है, या संगीत क्या होता है, या सिनेमा क्या होता है, ये फिल्म महोत्सव क्या होता है। फिल्म महोत्सव के बारे में कितने लोगों को पता है? इसके पहले कितने लोगों ने सुना है कि फिल्म महोत्सव नाम की कोई चीज होती है? इसमें होता क्या है और हमने आपको क्यों बुलाया है? ये थोड़ा सा विषय से अलग है, मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूँ। आपके उम्र में मुझे नहीं पता था कि फिल्म महोत्सव जैसा कुछ चीज होता है। फिल्में तो घर में भी आप टेलीविजन पे भी देख ही लेते हैं, मोबाइल पे भी देख ही लेते हैं, सिनेमा हॉल में भी देख ही सकते हैं। इसका क्या मकसद है? इसका एक खास मकसद होता है, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें बहुत सारी फिल्में, फिल्म जो आप देख रहे हैं ये फिल्म देखने की कला को विकसित करता है। फिल्म देखना एक कला है। अब जब ऐसे फिल्में देखते हैं तो आप देखते हैं एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से, लेकिन ये बातें इसलिए हो रही है कि अब जब आप फिल्म देखेंगे तो उसके छोटी छोटी चीजें आप समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा ये क्या ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है। तो ये अपने एक तरह से दर्शकों को तैयार करने का भी एक कोशिश आप कह सकते हैं कि महोत्सव के जरिए होता है। सरकार भी फिल्म महोत्सव कराती है, और ये आयोजन भी भारत सरकार के सहयोग से है, बिहार सरकार के सहयोग से है, बिहार सरकार की पदाधिकारी इनका बहुत सहयोग रहा है इसमें। तो ये महोत्सव है आपको विकसित करना, क्योंकि सिनेमा जो है ना, सिनेमा में समग्र कला है। जितनी भी कला आप जानते होंगे, जितनी भी कलाओं के नाम आपने सुना होगा, वो सभी सिनेमा में, गीत है, संगीत है, अभिनय है, रूप सज्जा है, वस्त्र विन्यास है, मेकअप है, फैशन है, लाइट्स है, साउंड है, कैमरा है, मतलब विज्ञान भी है, कला भी है। जैसे जो जिस कैमरे का शूट होता है उसमें लेंस का इस्तेमाल होता है, वो सारा फिजिक्स है। जो साउंड आता है, रिकॉर्ड करने की जो तकनीक है, वो सब फिजिक्स है। तो कला, बहुत लोग गार्जियन के मन में ये रहता है कि सिनेमा जो है वो कहीं लोगों को बिगाड़ देती है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि ये चीज़ें जो है व्यवहारिक तौर पे बहुत ही, जब तक आप उसके बारे में सही सही जानकारी आपको नहीं होगा, आप इस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कहीं अधिकारी बन जाए आप, तो वहाँ आपका फिजिक्स काम ना आए, केमिस्ट्री काम ना आए, लेकिन यहाँ बिना सीखे या उसका सही सही जानकारी रखे बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल सिनेमा में है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सिनेमा में ढूंढिए कि फिजिक्स क्या काम कर रहा होगा।
इसमें कला क्या काम कर रहा हो, साहित्य क्या काम कर रहा हो, कहानियां कहाँ से आती है साहित्य से। तो जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उस सिनेमा में सब कुछ है, बस आपको ढूंढना है कि इसमें क्या क्या है, इसमें कला कहाँ है, साहित्य कहाँ है, विज्ञान कहाँ है। ये मोटा मोटी बात बता रहा हूँ। तो ये मोटे तौर पर ये है कि आपको हम थोड़े आप में बीज डाल दें कि आप जब आगे से देखें सिनेमा को, क्योंकि सिनेमा अब एक साहित्य का भी रूप ले चुका है। किताबें हो सकता है आपको एक किताब पढ़ने में आपको 3 दिन लग जाए, लेकिन सिनेमा आपको 1 घंटे में सब कुछ समझा देगा। ये कम समय में आपको ज़्यादा आप तक बात पहुंचा देती है। ये एक सशक्त माध्यम भी है सिनेमा। अब मैं ये विषय थोड़ा अलग था मैं आपको बताने के लिए। अब मैं सीधे श्रद्धा जी को देता हूँ। इनके पास कुछ चीज़ें हैं समझाने के लिए कि संगीत एक राग पर कई सारे संगीत बने हुए होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर उसको गा के बता पाएंगे, तो आप अपनी समझ को दूसरों तक पहुंचाएं। अच्छा, ये गाना कितने लोगों ने सुना है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गा सकते हैं? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आगे क्या है? दूर आज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जब भी फिल्म का कोई निर्माण होता है तो कहानी जब भी लिखी जाती है तो संगीत, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि संगीत की तैयारी भी की जाती है कि इस पे जो गाना कैसे बनेगा। पहले गाना लिखा जाएगा या पहले गाने की धुन, फिर गाना अगर लिखा गया तो सब्जेक्ट क्या है, फिल्म में क्या कौन सी बात बताई जा रही है। चलो ये तो मैं एक प्रेरणादायक मैंने एक जो है वो गीत सुनाया, ये भी एक अच्छी सी प्रार्थना है कि हम लोग नेक रास्ते पे चले। लेकिन फिल्म में अलग अलग फिल्मों में अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के किरदार होते हैं। तो जब संगीत को बनाया जाता है तो संगीत अलग अलग रागों में जो बनाया गया है, बांधा गया है, तो रागों के जो अलग अलग रागों का भाव होता है। तो जब हम किसी गाने को एक कहो कि प्रार्थना के रूप में गाते हैं तो उसमें कैसा भाव होना चाहिए। रोमांटिक गाने गाते हैं, प्रेम संबंध के गाने होते हैं, उसके भाव कैसे होने चाहिए। कहीं हम वीर रस वाले गाने गाते हैं, देशभक्ति वाले गाने, उसके भाव कैसे होने चाहिए। तो ये सारे भाव जो है वो रागों के अंदर दिखता है। तो जब भी कोई गाने का धुन बनाया जाता है तो रागों का ध्यान रखा जाता है। एक बार ध्यान देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, सुन लिया? मेरी ज़ोर जबी तुझे मालूम नहीं। आसपास लग रहा है दोनों? थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत पॉपुलर है। सुना हुआ है, सबका सुना हुआ है, सुना है ना? आसपास लग रहा है। गाने दो हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के शब्द अलग हैं, मायने भी अलग है, मीनिंग भी अलग है, फिर भी दोनों आसपास लग रहा है।
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, है मेरी ज़ोहरा जबे तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसे और मैं जवान। दूर है ना आसपास अभी जो सर बता रहे थे कि शब्द वही होते हैं, ठीक है, लेकिन उस पे कौन सा सुर लगाया गया और किस ढंग से लगाया गया है ये बहुत मैटर करता है। तो अभी जो इन्होंने कहा कि राग, राग शब्द पता है, सुना है कभी? सुना है कभी राग शब्द सुना है? सुना है ना? म्यूजिक सीखते हो? कोई सीखता है तुम लोग में से? सीखता है ना? तो राग एक शब्द होता है। किस किसने सुना है? बस हाथ उठाओ। वेरी गुड, चलो 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने नाम सुना है। तो राग क्या होता है? एक खास कलेक्शन होता है स्वरों का, ठीक है, उसको एक खास तरीके से गाते हैं तो एक खास राग निकल के आता है। तो ये जो धुन आसपास लग रहा है, ये दोनों जो धुन है, तो एक राग होता है, उसका नाम है पीलू। क्या नाम है? पीलू। पीलू नहीं, पीलू पता है क्या होता है? वो नहीं, पीलू एक राग होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राग होते हैं, अभी और दूसरे भी आपको भी एग्जाम्पल बताएं, सुनिए। चलिए कुछ ऐसे गाने गाता हूँ, सुनाता हूँ जो करीब करीब सबने सुना हो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। बच्चे बैठे हैं, बच्चों ने तो नहीं सुना होगा शायद, पर टीचर्स आप लोगों ने तो सुना है, आप तो साथ में गा सकते हैं, तो गाइए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए, जैसे तुझको बनाया गया है। ये थोड़ा पुराना था, एक दो लाइन गया हुआ। मैं तेनू समझा ना तेरे बिन लगना जी, मैं तेनू समझा ना तेरे बजो लगना जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा अभी इसी गाने में ये लास्ट वाले जो गा रहे थे, मैं तेनू समझावा की, अगर ऐसे मैं तेनू समझा की, हंसी आ रही है ना, लेकिन देखो कितनी सीरियस बात है कि शब्द वही है, स्वर भी वही है, बदला तो नहीं ना कुछ। मैं तेनू समझा, ये तो नहीं हो गया,
मैं तेनू समझा के, कोई नहीं समझने वाला है, लेकिन मैं तेनू समझ, मैं तेनू, तुझको, तुमको, ये मैं तेनू, ये जो हम लोग गाते हैं, तो जो इतनी सारी बात हो रही है ना सिनेमा में संगीत का महत्व, ये भूलना नहीं, विषय है सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में संगीत का महत्व। तो एक एक शब्द क्या कहता है, वो स्वर के माध्यम से कैसे बताना है, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि मैं तेनू, मैं तेनू, मैं तेनू सब। गाना सुनना फिर से घर जाकर के, तो देखना कि सिंगर जो राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है इसको, तो कहते मैं तेनू समझावा की, क्या समझाएं आपको? ये जो हम लोग बात करते हैं ना, उस बात को गाने में कैसे ट्रांसलेट, क्या बताएं आपको, सुबह से ऐसे ये जो है क्या बताएं आपको, सुबह से बड़ा मजा। मैं बहुत नाराज हूँ, मैं हूँ नाराज, नहीं हूँ ना, मैं बहुत नाराज हूँ, अभी दिख रहा है, मतलब आदमी बोलता भी नहीं है, बस इतने सी पता चल जाता है कि नाराज है। तो अब यहाँ इंसान बोल नहीं रहा है, इसके पीछे एक माइनर कोड लगा, डिमिनिश लगाइए, हो गया ना। लेकिन अगर इसके जगह पर एक मेजर लग रहा है कि गुस्सा है, नहीं है ना, देखिए संगीत का जादू। और आदमी उदास है थोड़ा, अगर इसमें फिर वो ऐसे स्वर लगाते हैं जो हैपनिंग है, जो हैप्पी है, तो क्या हो जाएगा, वो आदमी उदास दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो संगीत का इस्तेमाल गाने को दिखाने के लिए होता है, खुशी को दिखाने के लिए होता है, दुख को दिखाने के लिए होता है, एक सीन से दूसरा सीन जोड़ने के लिए भी होता है ना, हर जगह होता है। अगर वो नहीं होगा तो संगीत जो फिल्म है ना वो बेजान हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? और सुनना है कि लोग चल जाए? अच्छा सुनना है, ये और सवाल। रितेश जी आप कुछ बताएं, आपका अनुभव कैसा रहा फिल्म बनाने के दौरान, आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या हुआ, संक्षिप्त में। संगीत की बात हो रही है तो इसी से रिलेटेड कुछ बताता हूँ। मैं एक बार एक फिल्म का शूट कर रहा था, उसमें नागिन का सीन था, मतलब जो मेन एक्ट्रेस थी वो नागिन के रूप में, और कुछ था कि कुछ मूवमेंट नागिन का करना है, जिससे कि मतलब ये शॉर्ट शूट करना था। अभी अब बात वहीं आ जाती है संगीत का, तो आपको बताऊं, मुझे लगा चलिए ठीक है, टेक है, एक्शन करिए, शुरू करिए। एक्ट्रेस बोलती है कि नहीं सर ऐसे ना फील नहीं आ रहा, मुझे ना वो नागिन वाला धुन बजवाइए। देखिए सर आ गया ना वो शूट पे भी, अब वो धुन बजवाया गया, उसके बाद वो एक्ट करती है, परफॉर्मेंस करती है, तो उसमें जान आ जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बार बजा के सुनाइए। अब सर नागिन का धुन बजा दीजिए एक बार आप। या हाँ देखिए सबको नागिन दिखने लगा ना, तो बस यही बात है, ये है संगीत। नहीं दिखा हमारे लिए अलग से मंगाते हैं तो। तो संगीत का बहुत ही महत्व है फिल्मों में। कहा जाता है कि 50 से 60% काम, अभी यहाँ पे हॉरर क्रिएट करना हो तो बस म्यूजिक से डराया जा सकता है आपसे, म्यूजिक से हंसाया जा सकता है आपसे। तो म्यूजिक कितना मायने रखता है फिल्म में, और इस बात का हम लोग एज ए एडिटर, एज ए डायरेक्टर इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि किस समय कितना म्यूजिक के लिए जगह छोड़ें, कि कैसे चीजों को सेट करें। अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसके बीच में कितना गैप आए जिसमें म्यूजिक डाला जा सके। आप फिल्म देखेंगे तो मेरी बातें आप धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर देंगे कि उन्होंने क्या कहा था। बीच में गैप डाला जाता है, आप मेरी बात हुई, आपकी बात हुई, उस बीच में म्यूजिक के लिए गैप डाला जाता है। जैसे सर ने बोला कि कनेक्ट किया जाता है, शॉर्ट टू शॉर्ट चीजों को कनेक्ट करने के लिए, सीन टू सीन कनेक्ट करने के लिए म्यूजिक एक बहुत बढ़िया माध्यम है ना। थोड़ा डल फील कर रहे होते हो, तो वही चीज वो गाना भी तुमको बता रहा होता है। कोई सैड सॉन्ग बताओ, चलो हम बताते हैं। मुस्कुराहट को भी आने, अगर ये गाना नहीं भी सुना हुआ है
तो यहाँ तक भी सुन के समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये सैड सॉन्ग है? जबकि पहला शब्द क्या है? मुस्कुराहट। पहला शब्द क्या है? मुस्कुराहट। लेकिन ये गाना कैसा साउंड कर रहा है? सैड है ना? क्यों? ऐसे गा रहे हैं, मुस्कुराहट को भी आने। अगर ऐसे गाएं, मुस्कुराहट को भी आने में, तो दोनों में अंतर क्या है? हम क्या फील कर रहे हैं उसका अंतर है। हाँ, भाव का अंतर है। तो हम कैसा भाव मेरे अंदर से उमड़ रहा है, एक्सप्रेशन मेरे अंदर से कैसा भाव उमड़ रहा है, उसी का। दूसरा एग्जांपल ये है कि जब तुम खुश होते हो तो अच्छा खाना, हलवा रखा है, पूड़ी रखा है, वो सब खाने का मन करता है। लेकिन अगर यह खाने का मन करता है, लेकिन अगर उदास होते हो तो भूख लगी हो तो भी खाने का मन नहीं करता। ठीक है? तो यही गाने का ये असर है। तुम फील नहीं कर रहे हो, वो गाना तुमको वो फील करा रहा है। तुम्हारे अंदर जो वो फीलिंग है, वो उदास जो फीलिंग है, उसको झकझोर रहा है। इसीलिए तुम्हारा शरीर वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे जब तुम उदास होते हो, खाना देख के भी खाने का मन नहीं करता है, किसी अपने को देख करके शायद रोने का मन करता है, चुपचाप किसी अकेले अंधेरे कोने में जाके बैठ जाने का मन करता है, वो गाना उन चीज़ों को ट्रिगर करता है, छूता है तुम्हारे अंदर, इसीलिए वैसे बिहेव करते हो। वही अगर गाना हैप्पी गाना होगा तो तुम्हारे अंदर जो हैप्पीनेस की फीलिंग है, जो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में जो खुशी का कमरा है, वहाँ पहुँच करके नॉक करता है, ठकठकाता है कि अरे उठो, जागो, तुम खुश हो, और तुम्हारा शरीर वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा सवाल इधर से आ रहा है। सर, एक सवाल मेरा है। हाँ, रवि सर, आप चारों से मेरा एक सवाल है कि जैसा आप सभी ने कहा कि आप सभी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बचपन से शायद जैसे हम लोगों को भी नहीं पता है कि हमारा क्या एम्बिशन है या मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो एक मुकाम पर जाने के बाद या कुछ अनुभव होने के बाद आप लोगों ने रियलाइज किया कि हमें फिल्म जगत में जाना है, या सर ने सर्विसेज की तैयारी की, सर ने संगीत को सीखा। तो संगीत तो कहीं थोड़ा बिहार के लिए या किसी भी प्रांत के लिए कॉमन हो जाता है, लेकिन खासकर आप रवि सर और सॉरी मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, एडिटर सर जो है हमारे, तो बिहार का जो एक माइंडसेट है गवर्नमेंट जॉब, इससे हट के आप दोनों ने, और अभी से काफी पहले आप लोगों ने इसकी शुरुआत की होगी, तो ये कैसे किया ताकि जो बच्चे हैं और हम जो टीचर्स हैं थोड़ा उन बच्चों को मोटिवेट कर पाए उनके अंदर के टैलेंट को उभारने के लिए, या लीग से हटके थोड़ा काम करने के लिए? रवि सर आपसे। देखिए क्या होता है ना कि आप जिस भी उम्र में रहते हैं या जिस भी उम्र में हैं, आप समझ सबको आता है कि उसको अच्छा क्या लग रहा है, क्या सोच रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, खेलने में मन लग रहा है कि गाने में मन लग रहा है कि खाने में मन लग रहा है। मन का जो अध्ययन है वो बचपन से रहता है। हर किसी के पास ये अध्ययन जरूर है, इतनी समझ जरूर होती है उसको अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है। चाहे छोटा बच्चा हो, शिशु हो, या आपके जैसे जिस उम्र में आप लोग हैं, सबको ये अनुभव है उसको क्या सबसे ज़्यादा किस काम में अधिक रुचि उसकी है, ये उसको पता रहता है। कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई पढ़ने में कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे काम में कमजोर होगा। कि मेरा मन करता था कि जब मैं गांव में था तो मेरा गांव यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर है, उस गांव का नाम है पचान, और अभी भी मुझे लगता है कि शायद उस गांव में अखबार नहीं पहुँचता होगा। एक तरफ से नदी है, दूसरी तरफ से पहाड़ है, और रेलवे के अलावा जो सड़क मार्ग है वो थोड़ा दूर पड़ता है, उतना सहज नहीं है अभी। और अभी से करीब 25-26 साल 27 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे अपने प्राइमरी स्कूल में, तब स्थिति और भी इतनी आसान नहीं थी। तो होता तब रेडियो था हमारे घर में, रेडियो में गाने आते थे तो गाना सुनना अच्छा लगता था। तो मन करता था कि ये इस रेडियो पर अगर मैं आ जाऊं या इस पे मेरा नाम आ जाए तो कितने लोग सुन रहे होंगे, मेरा नाम ही सुनेंगे। तो मैं रेडियो पर चिट्ठी लिखता था, पोस्ट कार्ड आता था 15 पैसे,
उसमें पाठकों की राय श्रोताओं की राय मांगी जाती थी। विविध भारती, आकाशवाणी पटना, अलग अलग शिलोंग तक लगा देते थे। तो 8-10 बार लिखने के बाद 1-2 बार मेरा नाम आ गया तो फिर हौसला बढ़ गया। मेरे लिए वही एप्रिसिएशन था। तो होता क्या है कि जब आपके भी जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, आप उसका लाभ कैसे लेते हैं, तो वो फर्स्ट ट्रिगर करना बहुत जरूरी होता है। तो होता क्या है कि छोटी शुरुआत में पोस्टकार्ड लिखने वाला बच्चा वो फिल्म लिखने तक पहुंच गया। तो आप सभी में संभावनाएं हैं कि आप चाहें, जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। इस बीच में क्या होता है कि आपको कई तरह के, क्योंकि आपको संभालना होता है अपने आप को, माँ बाप को भी संभालना होता है, परिवार को संभालना होता है। और नौकरियाँ इसलिए की क्योंकि माँ बाप चाहते थे कि सरकारी नौकरी करो, तो आप पढ़े लिखे तो रहे थे, तो उसका हमने उनको समझाया भी और बता भी दिया कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं। और रहा बात, आप यही चाहते हैं कि हमको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, तो मैं अब संभाल लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बेसिकली गार्जियन को आपके प्रति चिंता होती है, सरकारी नौकरी इसीलिए चाहते हैं कि आप सिक्योर हो जाएं, आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो ज़िंदगी में, मेरे जाने के बाद भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस चिंता की वजह से वो आप पे दबाव बनाते हैं कि आप ऐसे जगह पे काम करो जहाँ आपको ज़िंदगी में किसी से कुछ मांगना ना पड़े, आप किसी दबाव में ना रहो। लेकिन जब आप अपना काम करते करते जब आप संभाल लेते हैं कि नहीं, ये काम करके भी हम दाल रोटी चला लेंगे, तो फिर कोई नहीं पूछता आपसे कि तुम क्या करते हो या तुम सरकारी नौकरी क्यों नहीं करते। ये कहते हुए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी खराब है। सरकारी नौकरी अगर ना हो तो प्रशासन व्यवस्था ना हो तो इस समाज को चलाना, संचालित करना मुश्किल होगा। लेकिन जो कर रहे हैं उसमें उनकी रुचि है, लेकिन जिनकी रुचि नहीं है वहाँ वो कुछ और कर सकते हैं, तो वो कुछ और करें, मेरा कहना है। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मैं समझता हूँ थोड़ा सा मैं भी अपनी बात रख देता हूँ। शायद जो मैं रखूंगा इन बच्चों के लिए बहुत मैटर करेगा। 2000 के आसपास मैं मैट्रिक में था और बेरोजगारी चरम सीमा पे था, मतलब जॉब नाम का कोई, जैसे आज थोड़ा माहौल बना है, लेकिन वैसा कोई माहौल नहीं था। मैं भी कोशिश कर रहा था, अच्छा स्टूडेंट था, कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी हल रास्ता नहीं निकल रहा था। एक तरीके समझिए कि डिप्रेस्ड है, कुछ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं लग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन देखिए होता क्या है कि जहाँ चाह हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ रास्ते मिलते हैं। मैं जब पहले सीरियल्स वगैरह, फिल्में वगैरह देखता था तो मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा उठता था कि आखिर शक्तिमान गोल गोल घूम के उड़ कैसे जाता है। यहाँ इतने आदमी हम लोग गोल गोल घूम करके उड़ नहीं सकते, वो यूं ऐसे किया, घूम 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 करके उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे चला गया। ये चीज मेरे अंदर था, कृष्ण भगवान आकाश में है, आखिर ये कोई तो बनाया होगा, कैसे बना? ये एक मन के अंदर की चीजें थी। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, टेंशन है, क्या करूं नहीं करूं, कहाँ जॉब ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। उसी में कहा ना जहां चाह होगा। एक चीज क्लिक किया तो मुझे पता चला कि पटना में कोई एनिमेशन इंस्टीट्यूट है जो आपको ये बता सकता है शक्तिमान गोल गोल कैसे घूमता है। अब देखिए क्यूरियोसिटी मुझे, मैंने क्या बोला, बचपन में ये दिल के अंदर था, वो दबा हुआ था, जॉब का तलाश है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट में गया, बात किया सर, तो ऐसे ही जैसे नॉर्मल भाषा में बोला उनसे कि सर मुझे समझ में नहीं आता शक्तिमान गोल गोल कैसे घूमता है। तो बोला कि इसकी पढ़ाई होती है, सारी बातें घूमकर पढ़ाई पे ही आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। पढ़ाई होती है, तो अब वो क्या पढ़ाई होती है? अब बिहार का लड़का, गांव का लड़का क्या जाने एनिमेशन, क्या जाने 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कुछ नहीं जानता था। अब वहां से मैंने सीखना शुरू किया। पहले क्या सीखा? टाइटल बनाना, फिल्म का नाम कैसे लिखाएगा, लगान लिखा है, LACA जो भी है वो कैसे लिखेगा, सब कंप्यूटर से होता है। और सारे बच्चे बड़े होंगे तो समझेंगे मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर से होता है। तो वो चीज को मैंने सीखा, छोटे छोटे नाम लिखना, रितेश एस कुमार, रवि रंजन जी, जो भी है सब नाम कंप्यूटर से लिखना शुरू किया। लेकिन पटना में उतना कह सकता हूँ सोर्सेस नहीं था, जॉब कैसे मिलेगा, ठीक है आपने एक पढ़ तो लिया, लेकिन अब जॉब कैसे मिलेगा, इसी को लेकर के। लेकिन अब मैं समझ गया था कि इसमें रास्ता शायद मेरा बन सकता है। मैं मुंबई गया और वहां पे मैंने एक मैक करके, मैक माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक्स, केतन मेहता जिन्होंने एक डायरेक्टर हैं,
उनका एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैंने ज्वाइन किया और मैंने टेक्निकल सारी पढ़ाइयाँ की सर, जबकि पैसे का बहुत वो नहीं था। क्योंकि गार्जियन, मैं बोलूँ कि मैं इफेक्ट सीखना चाहता हूँ कि शक्तिमान गोल गोल कैसे घूमता है, तो कोई गार्जियन नहीं बोलेगा तुमको गोल गोल घूमने के लिए मैं पैसा दूंगा, नहीं देगा। लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे मेहनत करके, और इतना टेक्निकल फील्ड इतना अच्छा है, मैं फिल्म लाइन का बात करता हूँ कि आपको तुरंत रोजगार, अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट है तो रोजगार रखा हुआ है, ये मैं बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। अब विद इन 3 months आज डिप्रेस था पटना में, और 3 महीने के अंदर मैं फिल्मों का टाइटल बनाने लगा मुंबई जाकर के, और विश्वास नहीं करे, यकीन नहीं मानेंगे, मतलब लाख लाख सवा लाख रुपया में सिर्फ टाइटल बना बना करके कमाना शुरू कर दिया। ये डिफरेंस 3 महीने के अंदर। और पैसा क्या नहीं कराता है सर, जब पैसे का ललक। अब एक बच्चा जो बिहार में बैठा हो 5 रुपया पापा से मांग रहा है, वो दे नहीं रहे हैं, वहाँ आपको कोई बोल रहा लो 10,000 दे रहा हूँ तुम ये लिख दो, 5,000 दे रहा हूँ तुम ये लिख दो। करना क्या, कंप्यूटर पर बैठना लिखना, समझ रहे हैं आपके अंदर एक हुनर। तो मैं बच्चों से इतना सारी बातें कहने का मेरा सिर्फ एक है, जीवन में कोई एक हुनर अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो वो आपको सब कुछ देगा, चाहे वो रोजगार हो, चाहे कोई भी एक हुनर। मैं अच्छा जूता पॉलिश कर सकता हूँ सर, अगर मैं अच्छा जूता पॉलिश कर सकता हूँ तो ये भी एक हुनर हमको आसमान पे ले जा सकता है। तो बस जिसके अंदर जो आर्ट है, जो कला है, उसको पकड़ो मजबूती से, आगे बढ़ो, रास्ता खुद ब खुद निकल कर आपका आएगा। नहीं है कि मेरे अंदर म्यूजिक का टैलेंट है, कि मेरे अंदर पेंटिंग का टैलेंट है, कि मेरे अंदर क्रिकेट का टैलेंट है, कि मेरे अंदर कुकिंग का टैलेंट है। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन पता कैसे चलता है, जब तक आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं, जब तक आप यहाँ पे स्टेज पर आ करके बोलेंगे नहीं, गाएंगे नहीं। अगर आप गाएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा गाता है, या लोग हंस देंगे बेकार गाता है, तभी ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। एक एक्सपोजर का तरीका ये है, दूसरा एक्सपोजर का तरीका ये है कि एक्सपीरियंस करो। जैसे गाना सुनो, अभी जो सवाल आपने किया था कि अगर जिसने कभी नहीं सीखा है गाना, अगर वो सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है तो क्या करे, तो मेरा जवाब क्या था कि सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ठीक है। तो वो ये जो आंसर था, ये सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं था, ये दुनिया के हर सब्जेक्ट के लिए था। अगर तुम अच्छा खाना बनाना चाहते हो तो पहले अच्छा खाओ। तुम्हारे सबके घर में आलू गोभी की सब्जी बनती होगी, है ना, सबके घर में बनती होगी, पर अपने घर का खाते हो तो अच्छा लगता होगा। कहीं कभी रेस्टोरेंट में, कैफे में, या किसी दुकान में, या किसी दोस्त के घर भी खा लेते हो तो कहते हो मजा नहीं आता। कैसे पता चला ये? वो टेस्ट, अच्छा वाला टेस्ट किया हुआ था, वो मुंह के अंदर था, वो टेस्ट अच्छा हुआ था, पता चला ना। तो ये एक तरीके का एक्सपोजर है, अच्छी चीज का एक्सपोजर है, ठीक है। वैसे ही अगर तुम डांस करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अगर स्पार्क है डांस का, तो अच्छा डांस देखो, अच्छे लोगों को डांस करते हुए देखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हंसी उड़े, है ना, तो तुम ऐसे ही हंसी मजाक वाला काम करो, ग्रुप में सबके साथ बैठ करके, ध्यान मत दो अगर कोई बात कर रहा है तो, है ना। हम लोग यहाँ हंसी मजाक और जो बात जितनी कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ये तुम जो 100-125 बच्चे यहाँ बैठे हो, बहुत स्पेशल हो। स्पेशल इस मामले में हो कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम ही चुन के आए, और दूसरे बच्चे नहीं आए हैं इस सेशन के लिए, या कल जो सेशन हुआ था उसमें, और जो कल होगा उसमें दूसरे बच्चे नहीं आ रहे। इस पूरे लखीसराय में कितने बच्चे होंगे? 1-8 लाख तो बच्चे होंगे ही कम से कम। 1 लाख बच्चों में से 100 बच्चे तुम यहाँ पे बैठे हो, और हम लोग 4 लोग फालतू अपना समय नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, स्पेशल टाइम तुम्हारे लिए निकाल करके यहाँ बैठे हैं। तो ये भी एक तरीके का एक्सपोजर है। अभी सर पूछ रहे थे ना कि फिल्म फेस्टिवल, कभी नाम सुना है? नहीं सुना है। आज फिल्म फेस्टिवल में हो, ये क्या है? एक्सपोजर है। ये एक फिल्म फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, ऐसा ही फिल्म फेस्टिवल गोवा में अभी होने वाला है, मुंबई में, ठीक है। ऐसा ही फिल्म फेस्टिवल कांस में भी होता है। स्तर बड़ा होता जाता है। वही सब्जेक्ट हम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं फिजिक्स, वही सब्जेक्ट हम 8वीं में पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट 10वीं में पढ़ते हैं, और वही सब्जेक्ट 12वीं में और ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वही होता है, टॉपिक वही होता है। कौन सी क्लास में हो तुम? हाँ, 8th में। फिजिक्स में पहला चैप्टर कौन सा है? SI यूनिट्स है कि नहीं? साइंस पढ़ते हो कि फिजिक्स पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? अभी साइंस है ना, तो साइंस में पहला चैप्टर क्या है? क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन है ना। क्रॉप प्रोडक्शन है नहीं, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वो
पहला चैप्टर तुम्हारे साइंस का है, यही पढ़ोगे 2 साल के बाद 10th में जा करके, तो जो बेसिक चीज़ पढ़ रहे हो वो एडवांस हो जाएगा, थोड़ा और आगे जाओगे तो और एडवांस हो जाएगा। ये क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि तुम सेम सब्जेक्ट से लगातार जुड़े हुए हो, तुम्हारा एक्सपोजर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो रहा है, तुम उसको पढ़ रहे हो, उसको सीख रहे हो, तुम्हारे अंदर जानकारी बढ़ रही है, तुम्हारे अंदर रुचि बढ़ सकती है। वैसे ही पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर को, अपने आप को खंगालना, तलाशना कि तुमको क्या चाहिए। बच्चे हो अभी तुम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चाहिए। तुम्हारे एज में हमको भी नहीं पता था, सच में नहीं पता था। हम चारों में से किसी को नहीं पता था कि हम लोगों को क्या चाहिए। हाँ, कोई एक चीज़ थी जो अच्छी लगती थी, जैसे मेरे लिए म्यूजिक। आप 4 रोटी खाने को मत दीजिए पर गाना गाने दीजिए, ये था मेरे लिए। ऐसा ही इनके लिए भी था, ऐसा ही इनके लिए था कि अगर आप भले ही आप इनसे बात मत कीजिए, आप इनको 2-4 जो कहना है बुरी बात कह लीजिए, लेकिन इनका जो काम है, जो संगीत और फिल्म से रिलेटेड जो इनकी जो रुचि थी, तभी कुचली हुई सी, वो उनके अंदर थी। उसी को ढूंढते ढूंढते ये पोस्ट कार्ड लिखते लिखते फिल्म लिखने लगे। सोचो पचाम जैसा गांव, हम गए हैं वहाँ पे, आप लोग शायद नहीं गए होंगे, हम गए हैं इनके साथ में। वहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ कुछ नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि शायद अखबार में नहीं जाता होगा अभी तक। वैसी जगह से निकल करके ये ऐसे जगह पहुँच गए हैं कि आज तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सोचो कितना लंबा संघर्ष रहा होगा, कितनी जर्नी रही होगी।